जी सर, ये जो नए कानून आए हैं हमारे देश में अभी 1 तारीख से लागू भी हो गए हैं, ये कितने सरल हैं या कितने कठिन हैं आम जनता को समझने में या वकीलों को समझने में, इसमें कितना समय या कैसे क्या समझ में आ चुका है, इसके बारे में थोड़ा-सा हमें मेरी बताएँ? सबसे बड़ी मान्यता है, इसमें जो सबसे बड़ा फायदा नए कानूनों से होगा वो एक ही होने वाला है। जैसा इसमें बताया कि 3 साल के अंदर अंदर मुकदमा का फैसल हो जाएगा, तो यदि ये 3 साल के अंदर कोई क्रिमिनल मामला निपट जाता है तो ये सबसे अच्छा निर्णय होगा। और यदि इसका इम्प्लीमेशन हो जाता है, क्रियान्वयन हो जाता है, तो इस न्याय व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन माना जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय न्याय व्यवस्था में सबसे बड़ी बात जो है वो एक ही, दंड और न्याय। पहले दंड संहिता थी और ये न्याय संहिता है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम देश के पीड़ित व्यक्ति को भी न्याय देना चाहते हैं और कोई पीड़ित नहीं हो, इसके लिए भी हम दंड व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं। तो ये जो आपका भारतीय दंड संहिता थी, उसकी जगह ये जो संहिता है, ये भारतीय न्याय संहिता, इसमें जो 353 धाराएं हैं और उसको सिमिलर किया गया है, 21 धाराएं इसमें नई जोड़ी गई है और इसका उद्देश्य एक ही है। टेररिज्म को भी इसमें डिफाइन किया गया है, ये अच्छी बात है। और जो दूसरे कानून थे उनको भी टेररिज्म से संबंधित थे, उनके प्रोविजन में इसमें डाले गए। सबसे बड़ी जो इसकी बात है वो सस्ता, शीघ्र, सुलभ न्याय की बात तो अलग है, मगर शीघ्र न्याय भी हो जाता है तो इसमें फायदा होगा। जेलों के अंदर जो अभियुक्तों की संख्या है वो यदि कम नहीं होती है तो इस दंड व्यवस्था का कोई फायदा नहीं होगा। हम ये चाहते हैं, देश का आम आदमी एक ही चाहता है, जो देश के अंदर जेलों में जो बंद हैं, 63% लोग जेलों में वो बंद हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जिनके मामले अदालतों में चल रहे हैं। यदि नए कानून की मंशा ये है कि 1/3 पीरियड उसने जेल में निकाल लिया है तो उसको जमानत प्राप्त करने का अधिकार हो जाएगा। तो मेरी मान्यता ये भी एक क्रांतिकारी निर्णय है कि कोई भी अभियुक्त है और यदि वो 1/3 समय जेल में बिता लेता तो उसकी जमानत का अधिकार इस कानून के अनुसार उसको मिल जाएगा। तो जेलों में जो बंद लोग हैं अभियुक्त, उनको भी इसमें एक राहत मिलेगी, न्याय मिलेगा। पर सबसे बुरी व्यवस्था इस कानून में एक ही है कि 60 दिन से लेके 90 दिन तक पुलिस उसको हिरासत में रख सकती है रिमांड के नाम पे। तो ये मैं जहां तक सोचता हूं, ये पीड़ित को भी न्याय नहीं होगा और अभियुक्त को भी इसमें कोई न्याय नहीं होगा। एक और बड़ी बात जो है, आज तक यदि आपने देखा होगा, लंबी ट्रायल चलती है और यदि वो अभियुक्त बरी हो जाता है और बरी होने के बाद में 3 साल, 5 साल, 10 साल उसकी मीडिया ट्रायल भी होती है, सोसाइटी में उसकी प्रतिष्ठा भी खराब होती है और कई बार बड़े से बड़े व्यक्ति को अपना पद इस कारण से त्याग करना पड़ता है कि वो अदालत में अभियुक्त है। तो उसको बरी होने के बाद में कोई भी कानून कंपनसेट नहीं करता है या उसको क्षतिपूर्ति नहीं दिला सकता, उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा नहीं लौटा सकता। तो हमारी दंड और न्याय व्यवस्था में यह व्यवस्था होना चाहिए कि जिसकी प्रतिष्ठा को इतना बड़ा नुकसान होता है, हम उसको कैसे कंपनसेट करेंगे, क्षतिपूर्ति देंगे। ये भी व्यवस्था हमारी दंड और न्याय व्यवस्था में होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात इस कानून की एक ही है कि शीघ्र न्याय हो जाएगा। पर एक चीज जो दावा किया जा रहा है कि हमने उपनिवेशिक कानून को समाप्त कर दिया है, मैं इससे इसलिए सहमत नहीं हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अमेंड हो गई थी और 1973 में हमने अंग्रेजों के कानूनों को लगभग समाप्त कर दिया था दंड, आपकी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से। अब जो हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून बनाया है उसमें हमने कुछ ये प्रोविजन किए हैं कि दंड बढ़ाया है, पर डेफिनेशन क्लॉज में या परिभाषाओं में हमने कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया है। इसका मतलब जो 1862 में अंग्रेजों ने कानून दिए उन्हीं परिभाषाओं को हमने अभी भी स्वीकार कर लिया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। और मेरी मान्यता है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया न्याय संहिता है, उसमें जो आईपीसी थी उसमें वो क्रांतिकारी कानून उस समय बने थे, उसको बनाने में 1840 से लेके 1860 तक का 30 साल लिए थे उन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी बनाने के लिए। तो 30 साल उस समय विचार हुआ था और आज यदि हम इसको त्वरित रूप से इसको लागू करते हैं तो इसमें अभी कई खामियां भी है। जैसा मैंने बताया, पुलिस रिमांड यदि 90 डेज होता है तो ये गलत चीज होगी। एक महिला उत्पीड़न के मामले में एक चीज आया है जो मेरे को अभी भी बड़ा अजीब लगता है
कि कोई ये कहे कि साहब मुझे पद का प्रलोभन दिया, प्रमोशन का प्रलोभन दिया और मैंने उससे शारीरिक संबंध बना लिए, तो ये बड़ा अजीब लगता है कि आरोप लगाने मात्र से उसकी जिंदगी तो एक बार परेशानी के अंदर आ सकती है। किसी की भी हिरासत में शादी का झांसा देके मेरे से संबंध बनाए, तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में शादी से पूर्व संबंध बनाना नैतिक नहीं माना जाता है, मगर हमने इसको कानून सम्मत बना दिया। तो अब वो व्यक्ति की नैतिकताएं, सामाजिक नैतिकताएं और इस कानून के साथ में जो मैच खाना चाहिए, तो भारतीय समाज में इसको वर्जित माना जाता है विवाह से पूर्व शारीरिक संबंधों को। और हमने इस कानून में माना कि यदि कोई झांसा देके ये संबंध बना लेता तो इस पे अभी विचार करना चाहिए, इसका दुरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ेगी। और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि बालक और महिलाओं से संबंधित मामलों को इसमें प्राथमिकता दी गई है और उन मामलों को निपटाने में इसको महत्व भी दिया गया है, सस्ता और शीघ्र सुलभ न्याय। जैसे महिलाओं के मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग को, ऑडियो रिकॉर्डिंग को 7 साल और 7 साल से ज्यादा के जो अपराध है उसमें अनिवार्य रूप से वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग को महत्व दिया गया है। और एक बार जो सबसे बड़ी बात है, इस तरह के अपराध में महिलाओं के पलटने की संभावना कम से कम हो जाएगी, क्योंकि पहली बार में उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में उसका बयान हो जाएगा। इसी तरीके से घटनास्थल की जो रिपोर्टिंग आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है तो उसमें फेरबदल की गुंजाइश कम हो जाएगी। गवाहों के बयान यदि फर्स्ट ही बार में यदि हो जाते हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, तो उसमें गवाहों को बार बार तलब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक प्रक्रियागत हमारे को फायदा होगा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार कर लिया है, जिससे हमारी उपयोगिता कानूनों में समय बचेगा। सबसे बड़ी बात है, आज एक तामील कराने में आपने देखा होगा चेक के मामले में 3-3 साल तक तो